तो एनडीए बनाम इंडिया, जी हां, एक बार फिर यही स्थिति बन गई है। एनडीए बनाम इंडिया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब ऐसा समझा जा रहा था कि शायद सर्वसम्मति हो जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो राजनीति है, जो सियासत है, वो बहुत तेजी से टर्न ले रही है और इसीलिए अब सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या वोट का मुद्दा हो, वोट पे चोरी का मुद्दा हो, जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, इस मुद्दे को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक ये हलचल देखी जा रही है। लेकिन अब ये जो मामला है देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, तो अब सीधे तौर पे इसमें एनडीए बनाम इंडिया, यानी कि चुनाव होगा और इसके लिए रण होगा। जी हां, देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना तय हो गया है। एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पहले ऐसी चर्चा थी कि शायद इंडिया गठबंधन अपना कोई उम्मीदवार न दे, हो सकता है कि सर्वसम्मति से जो उम्मीदवार एनडीए का हो उस पर बात बन जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालिया दिनों जिस तरह से तीखा तकरार देखा जा रहा है, एक टकराव देखा जा रहा है एनडीए के घटक दलों में, यानी एनडीए बनाम इंडिया के घटक दलों में, तो उसका मतलब साफ था कि अब एनडीए के जवाब में इंडिया अलायंस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो इंडिया ब्लॉक ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उतार दिया है। ऐसे में अब 9 सितंबर को क्या होगा? 9 सितंबर को सीपी राधाकृष्णन बनाम बी सुदर्शन रेड्डी मुकाबला तय है। तो यह मुकाबला माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, समझा तो यही जाता है कि चूंकि जो सत्ताधारी दल या गठबंधन है उसके पास जाहिर तौर पर ज्यादा मेंबर्स होते हैं और इसीलिए उनके पास वोट ज्यादा होता है और इसलिए उनका कैंडिडेट जीतता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो सर्वसम्मति से चीज हो सकती थी, जो एक सरलता सुगमता के साथ जो बातें हो सकती थी, वो अब नहीं है। अब इसमें मुकाबला होगा और यह मुकाबला भी ऐसा वैसा नहीं माना जा रहा है कि यह कांटे का मुकाबला होगा। चूंकि जिस तरह से एनडीए की तरफ से एक दांव खेला गया दक्षिण का, लगभग उसी तर्ज पर इंडिया ब्लॉक ने भी अपना दांव आजमाया है। अब इसके बाद सवाल यह है कि क्या एनडीए उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के ओहदे के लिए होने वाले चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे या इंडिया गठबंधन से उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी? आसार तो यही है कि चुनौती कड़ी मिलेगी, मुकाबला बहुत कांटे का होगा। आइए थोड़ा आपको बताते हैं कि दरअसल ये वोटों का मामला क्या है, किस तरह से वोटिंग होती है और वोटों का गणित क्या है। जो आंकड़े हैं वो किसके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या जो 543 है, इसमें से एक बशीरहाट की सीट खाली है, तो इस तरह से हो गए 542। वहीं राज्यसभा में कुल 245 सीट है, हालांकि इनमें से 6 सीटें अभी खाली हैं। इस तरह से दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 781 है। ऐसे में जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए किसी भी धड़े को 391 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, यानी 391 सांसद जिनके तरफ उनकी जीत, और जिनके तरफ से मतलब क्या होता है कि 391 सांसदों का वोट जिनकी तरफ, और वोट भी सही तरह से वोट, वो वोट इनवैलिड ना हो जाए। तो आंकड़ों के मुताबिक सरकार, यानी चूंकि जो एनडीए की अभी सरकार चल रही है, एनडीए के जो घटक दल है, तो आंकड़ों के मुताबिक सरकार की हिमायत में इस वक्त करीब 427 सांसद हैं। अब आप सोचें कि जब 427 सांसद सरकार की हिमायत में हैं, तो क्या उनके लिए रास्ता मुश्किल होगा 391 सांसदों का वोट लेना या उनका समर्थन लेना? तो आंकड़े तो ये बता रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है। इनमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के हैं। विपक्षी धड़ा जो है यानी इंडिया इत्तेहाद यानी इंडिया ब्लॉक, उसके पास 355 सांसदों का समर्थन है। तो आखिर इंडिया ब्लॉक को ऐसा क्यों लगता है कि उसे अपना उम्मीदवार देना चाहिए, और उसने क्यों अपना उम्मीदवार दिया? अब रेड्डी साहब को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया है, तो क्या उसे इस बात की उम्मीद भी है कि 355 सांसदों का ये आंकड़ा उनके पास है, जबकि जीत के लिए चाहिए कितना? 391। तो आखिर जो 355 के अलावा जो चाहिए लगभग 38-37 के आसपास, वो कैसे होगा? ये जो खाई है कैसे पटेगी? तो विपक्ष धड़े इंडिया के गठबंधन के पास कुल 355 सांसदों का समर्थन है। इनमें से 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा सांसद हैं। अब करीब 130 से ज्यादा सांसद किसी भी धड़े का हिस्सा नहीं है। यह है वो मामला कि 130 सांसद ऐसे हैं जो किसी धड़े का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इन सांसदों का वोट काफी अहम होगा।
वैसे आंकड़ों में एनडीए गठबंधन के पास स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी नजर आती है। क्योंकि इस चुनाव में व्हिप प्रभावी नहीं होता, ऐसे में कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करके इस चुनाव को रोमांचक बना सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्रॉस वोटिंग कौन कर सकता है, किसके फेवर में कर सकता है, और यह क्रॉस वोटिंग अगर वो किसी के फेवर में करता है तो किसके खिलाफ चली जाएगी। अब आइए, ये तो जो है रोमांचक, तो ये पूरा मामला हो ही गया, और चूंकि रोमांचक हो गया इसलिए कहा जा रहा है कि काफी जो है ये जबरदस्त टक्कर होगी और ये बड़ा मुकाबला होगा। अब आपको भी थोड़ा जानना चाहिए कि आखिर ये दोनों उम्मीदवार हैं कौन। जो बी सुदर्शन रेड्डी, चूंकि हम राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा पहले से जान चुके एनडीए ने उनके बारे में बता दिया था कि वो उनके उम्मीदवार हैं, तो फिर भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी कौन है। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी, जिनको INDIA अलायंस ने यानी इंडी अलायंस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। रेड्डी 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज थे। 2007 से 2011 तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, इसके बाद वो रिटायर हुए। सुदर्शन रेड्डी ने 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त या यूं कह लें कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। तो ये उनकी ये जो थोड़ा सफर है, इससे ये आपको पता चलता है कि बहुत हद तक उनका मामला या बहुत हद तक उनका वक्त जो अच्छा खासा साउथ में गया भी है। अब आते हैं, उनको जानते हैं कि जो एनडीए ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है वो है सीपी राधाकृष्णन। तो एनडीए ने आखिर सीपी राधाकृष्णन पर क्यों दांव खेला? जो जानकार है वो ये बताते हैं कि साउथ का ये दांव एनडीए के लिए आगे के लिए भी बेहतर हो सकता था, और इससे साउथ की जो पार्टियां जो खास उनके साथ नहीं है, या साउथ में जहां पर इंडिया यूं कह लें कि बीजेपी थोड़ा अभी कमजोर है अपने जड़े जमाने में, तो वहां पर उनकी एक पहुंच हो सकती है। तो सीपी राधाकृष्णन जो है वो चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले हैं, ये एक अहम चीज है। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक वरिष्ठ भाजपा नेता है, तो एक उनका आरएसएस से जुड़ाव होना और काफी अच्छा खासा जुड़ाव होना। तमिलनाडु से वो आते हैं, भाजपा के नेता हैं, तमिलनाडु से आते हैं, और तमिलनाडु में बीजेपी की लगातार कोशिश है कि बीजेपी को वहां पर और ज्यादा फलने फूलने का मौका मिले। तो सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। वे गौंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो तमिलनाडु में प्रभावशाली ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग भी माना जाता है। तो राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो ये पूरा मामला है, यानी कि कहीं ना कहीं बी सुदर्शन रेड्डी, जिनको INDIA यानी इंडी अलायंस ने यानी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी माना जा रहा है कि एक मजबूत दावेदार है। किनके मुकाबले? सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले। लेकिन सवाल तो अब यह पैदा होता है कि मजबूती या कमजोरी तो आंकड़ों पर टिकी है। 391 सांसदों का समर्थन जिसे मिल जाएगा उसका उम्मीदवार जीत जाएगा। तो क्या इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं यह उम्मीद है, क्योंकि हालिया कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं अभी भारतीय राजनीति में, जिन मुद्दों के इर्द गिर्द यह माना जा रहा है, समझा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इंडिया ब्लॉक की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ जो सांसद है उनका समर्थन उनको अपने उम्मीदवार के लिए यानी रेड्डी साहब के लिए मिल सकता है। शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन ने यह दाव खेला है। अब इससे सबसे बड़ी बात क्या है? इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मान लीजिए कि सर्वसम्मति से हो जाता तो बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अब बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है, क्योंकि उन्हें अपनी बर्तरी, उन्हें आंकड़ों में तो वो आगे हैं ही, लेकिन उन्हें इस बात को साबित करने के लिए कि हम आगे हैं आंकड़ों में, हमारे पास ज्यादा सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा मिला के, तो हम जीत ही जाए यानी हमारा कैंडिडेट जीत ही जाए। अब उनके लिए उनको मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर 1% मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए झुकाव हो गया सुदर्शन रेड्डी की तरफ और कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके इनका समर्थन कर दिया, तो फिर यह सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत होगी। तो इसीलिए इस तरह से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार दिया जाना अपनी तरफ से, यही से जो है यह मामला अब काफी संजीदा हो गया है, और यह माना जा रहा है कि सरकार के लिए अब ये एक कठिन इम्तिहान है ये साबित करना कि हम चूंकि ज्यादा सांसद के साथ हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो हम ही जीतेंगे, क्रॉस वोटिंग नहीं हो गई शायद। तो ये साबित करना है कहीं ना कहीं अब सरकार को।
और अगर मान लीजिए 1% ऐसा होता है कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को कहीं से समर्थन मिल जाता है अंदर खाने, और ये समर्थन जीत जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी महसूस होगा या ये भी पता चलेगा कि क्या जो मौजूदा सरकार है, संसद में वो सरकार कमजोर पड़ गई है।